हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग। अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि पावर शेयरिंग अगर होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री पर, और अगर पावर शेयर नहीं होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री पर। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को हम ध्यान से करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो कि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के ऊपर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में देखो 2 कंट्रीज़ के आपको एग्जाम्पल है। ठीक है, एक है बेल्जियम, दूसरा है आपको श्रीलंका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर तो पावर शेयर हो जाती है बट श्रीलंका के अंदर पावर शेयर नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर लग जाती है। ठीक है, बट जो बेल्जियम है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो है पावर शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे किस चीज़ की, बेल्जियम की पहले और फिर श्रीलंका की। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि वहां पे कौन सी मतलब कास्ट के, कौन सी लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं, कौन कहाँ पे किस एरिया में कितने % रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेल्जियम है वो कहाँ पर है आपका, यूरोप के अंदर बहुत ही एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, ये यूरोप है सपोज। ठीक है, और इसके इस साइड वेस्ट है, ये बिल्कुल ईस्ट के अंदर जो है आपका बेल्जियम जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेल्जियम। सबसे पहले हम देखो बेल्जियम का जो है मैप देखते हैं कि इसके अंदर ये आपको क्या कहना चाहते हैं। कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे ये आपका बेल्जियम का मैप है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये तो होगा इसका नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये, नॉर्दर्न पार्ट। और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे साउदर्न पार्ट। मीन्स क्या, बेल्जियम जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। देन अब क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट को जो है हम बोलते हैं फ्लेमिश। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं फ्लेमिश, और जो आपका साउदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेलोनिया। ठीक है, फ्लेमिश, वेलोनिया। देन उसके बाद क्या है कि जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है, देखो ये जो बॉर्डर है, ठीक है, दोनों 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है कंट्री, और जो है ये देखो ये बॉर्डर है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे जो है इसकी कैपिटल लोकेटेड है, और कैपिटल जो है इसका नेम है ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स। अब देखो यहाँ की हम एथनिक कॉम्पोजिशन देखने वाले हैं कि कौन से लोग कहाँ पे रहते हैं और क्या प्रॉब्लम क्या आई थी वहां पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देख लो कि बेल्जियम जो है वो यूरोप के अंदर क्या है, बहुत ही एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, देन उसके बाद जो है बेल्जियम जो क्या है अपना बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ जो बेल्जियम है अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि देखो रिटर्न में काफ़ी कुछ है। मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपकी सिर्फ मैप के थ्रू ही हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो जो आपका बेल्जियम है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस नंबर 1, सेकंड नंबर पे नीदरलैंड आ जाएगा यहाँ पे, देन जर्मनी आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका लग्जमबर्ग। ठीक है, 4 कंट्रीज हैं इसके साइड पर जो दिखाई गई है मैप में। ठीक है, तो इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। पहली बात क्या बताइए, बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। देन दूसरा क्या है कि जो बेल्जियम है अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, और जो आपका ये बेल्जियम है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, नॉर्दर्न पार्ट को फ्लेमिश बोलते हैं और साउदर्न पार्ट को हम वेलोनिया बोलते हैं। ठीक है, देन जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल का नेम क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, देन अब ये जो बेल्जियम है, ठीक है, इसके अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 करोड़ जो पीपल है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 1 करोड़ जो लोग हैं वो पूरे बेल्जियम के अंदर रहते हैं। ठीक है, देन जो बेल्जियम का एरिया है ना, यूरोप के अंदर बेल्जियम बहुत छोटा सा है, और जो बेल्जियम का कंपैरिजन किया गया आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो ये बताया गया कि जो बेल्जियम है वो इंडिया की एक छोटी सी स्टेट हरियाणा के बराबर है। ठीक है, हरियाणा के बराबर है जो बेल्जियम का ये जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है बेल्जियम का वो किसके बराबर है, हरियाणा के बराबर है। ठीक है, आपकी बुक में दिया गया ये। देन उसके बाद आपको आ जाता है कि अब यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्या है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है जिसको हम फ्लेमिश बोलते हैं, यहाँ पे 59% जो है डच बोलने वाले लोग रहते हैं, 59% डच बोलते हैं। ठीक है, जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, साउदर्न पार्ट के अंदर 40% लोग जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं।
ठीक है। तो अब देखो, जो दोनों ही यहाँ पे कल्चर के लोग हैं या दोनों ही लैंग्वेज के लोग हैं, वो अपने आप को देखो डोमिनेट तो करेंगे हर एक चीज़ के अंदर। तो कन्फ्लिक्ट वाला माहौल था वहाँ पे बेल्जियम के अंदर, बट इन्होंने क्या किया था, बाद में पावर शेयर कर ली थी, जिसकी वजह से क्या है, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट तो था ना दोनों के अंदर, कि डच स्पीकिंग वालों के अंदर और फ्रेंच स्पीकिंग जो वहाँ पर बोलते थे, ठीक है। देन इसके बाद जो है 1% जो है यहाँ पे देखो, जर्मनी जो है नज़दीक लग रहा है। क्या होता है कि कई बार जो बॉर्डर के साथ वाली कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके साथ के लोग भी यहाँ पर आके रहने लगते हैं। तो 1% कौन थे यहाँ पे, बेल्जियम के अंदर जो है जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते थे, ठीक है। 59% डच रह रहे हैं और आपका फ्रेंच रह रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 40% है। और थर्ड नंबर पे जो आपका 1% है, वो कौन रह रहे हैं, आपके जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब देखो 59 + 1 कितना हो जाएगा, 60 और +40 कितना हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो है इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन है पूरे किस चीज़ की, बेल्जियम की। बट अब आ जाओ आप इसकी कैपिटल के अंदर। जब आप कैपिटल में जाते हो ब्रुसेल्स के अंदर, वहां पे सिचुएशन टोटली डिफर हो जाती है। अब देखो, वैसे तो पूरी कंट्री के अंदर फ्रेंच क्या है, कम है ना, ठीक है। बट जब आप कैपिटल के अंदर जाओगे ना, कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा हो जाएंगे। फ्रेंच यहाँ पे 80% हो गए हैं सीधा। फ्रेंच क्या हो गए, 80% हो गए हैं। और जो डच थे ना, वो पूरी कंट्री में देखो, अब डच वैसे ज्यादा है, बट अगर आप कैपिटल के अंदर जाओगे तो वहां सिर्फ 20% ही आपको डच देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी कितना हो गया, 100% हो गया। ध्यान रखना आपको क्या है, मतलब कि अगर आपको इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन क्लियर हो गई ना, तो आपको पूरा बेल्जियम जो है डिफाइन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। पूरी कंट्री के अंदर कौन ज्यादा है, वैसे आपके डच ज्यादा हैं। अगर हम कैपिटल में जाएं तो कैपिटल में कौन ज्यादा है, वहां पे फ्रेंच ज्यादा है। और फ्रेंच क्या थे, रिच पीपल थे, ठीक है। वो अपने मतलब खुद को डोमिनेट करते थे ज्यादा। बट इन्होंने क्या बड़ी ही समझदारी के साथ जो है पावर को क्या कर लिया था, शेयर कर लिया था, ठीक है। आप देखो कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं हम इसके। सबसे पहला पॉइंट जो है आपको क्या बताया गया, बेल्जियम स्मॉल कंट्री है। देन बेल्जियम का जो बॉर्डर है फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड 4 कंट्री के साथ लग रहा है। देन इसकी कैपिटल का नेम क्या है, ब्रुसेल, ठीक है। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 करोड़। और जो इसका एरिया है वो कितना है, उसका जो एरिया है वो इक्वल है इंडियन स्टेट हरियाणा के बराबर, ठीक है। देन मैंने इसकी आपको एथनिक कॉम्पोजिशन बताई है, 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, 59% आपके डच हैं। डच कहाँ पे रह रहे थे बताओ जल्दी से फटाफट, ये आपके रह रहे थे फ्लेमिश एरिया के अंदर, जो है आपका नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। साउदर्न पार्ट में जो फ्रेंच थे वो कितने % रह रहे थे, आपके वेलोनिया के अंदर जो है आपके रह रहे थे 40%, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 100%। बट अब इसके आ जाओ आप, इसके अपोजिट आ जाओ। जब आप कहाँ पर जाते हो, जब आप ब्रुसेल्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पे सिचुएशन टोटली डिफर है। यहाँ पे 59% डच है, यहाँ पे डच कितने रह गए, सिर्फ 20%, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच 40% है, यहाँ पे कितने हो गए, 80%, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक कन्फ्लिक्ट वाला माहौल तैयार हो जाता है, एक लड़ाई वाला माहौल तैयार हो जाता है, कि फिर ये बड़े ही समझदारी से अपनी पावर को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। देन देखो यहाँ पे क्या है, रीजन फॉर टेंशन। अब यहाँ पे रीजन क्या था, वहां पे टेंशन का माहौल बन गया बेल्जियम के अंदर। क्या प्रॉब्लम है वहां पे, देखो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ना वो रिच थे, देन डच से ज्यादा अमीर थे। दूसरा है जो डच स्पीकिंग जो लोग थे वो क्या है, मेजोरिटी में थे पूरी कंट्री में, ठीक है। बट अगर हम उसमें जाएं आपका अगर हम कैपिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है, कैपिटल के अंदर जाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या है, जो मिनॉरिटी पीपल है ना, ठीक है, मिनॉरिटी पीपल हो जाते हैं। डच क्या है, कैपिटल के अंदर कम हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, रीजन बन गया था, टेंशन वाला माहौल बन चुका था, ठीक है। फिर वहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट है वो क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से स्टेप वहाँ पर लिए गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया अपने बेल्जियम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्ड दैट नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, देखो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, स्टेट गवर्नमेंट भी थी और वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। तीनों टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलती है बेल्जियम के अंदर। क्यों, क्योंकि उन्होंने पावर को शेयर किया है, ठीक है, उन्होंने पावर को शेयर किया, ठीक है। एक तरह से डेमोक्रेसी चलती थी वहां पर भी। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रेस्क्राइब कर दिया कि जो डच और फ्रेंच पीपल है ना, ठीक है, वो क्या होंगे, उनका इक्वल शेयर होगा। कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसके अंदर बराबर की मात्रा में डच होंगे और बराबर की मात्रा में ही फ्रेंच बैठेंगे, ठीक है। देन स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप। अगर एक जैसे कि डच है और ये फ्रेंच है, अगर कोई भी जो बिल है, अगर कोई भी बिल है जब वो पास होता है उसके बाद वो लॉ बनता है, ठीक है। तो क्या है, अगर डच ने ये बिल क्या कर दिया, पास कर दिया, बट फ्रेंच कहते हैं कि हम इससे अग्री नहीं है, तो वो लॉ नहीं बनता था। तो दोनों की मंजूरी होनी ज्यादा जरूरी थी। दोनों ही अगर सेटिस्फाई होंगे, दोनों की सपोर्ट मिलेगी किसी बिल को, तभी वो लॉ बनेगा जाके, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया, जो स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड है उनको बोथ तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, दोनों ग्रुप से। देन उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट।
फिर वहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी थी जिसको सेकंड टाइप की गवर्नमेंट बोला जाता है। थर्ड नंबर की जो है वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, ठीक है, जिसको थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बोला जाता है। फिर यहाँ पे बताया कि जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर भी क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते थे दोनों ग्रुप्स के, ठीक है। वहाँ पर भी क्या है, जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, ठीक है, इसके फ्रेंच के भी और उसके डच के भी। देन ब्रुसेल ऑल्सो चूजन फॉर हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, ब्रुसेल के अंदर लोकेटेड है, इसलिए इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ब्रुसेल की, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या है, बेल्जियम अपनी पावर को शेयर कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका श्रीलंका। श्रीलंका की भी एथनिक कॉम्पोजिशन हमको देखनी पड़ेगी। पहले हम थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये आपका श्रीलंका का मैप है, बिल्कुल इंडिया के जो है साउथ के अंदर जो है, यहाँ पे इंडिया है और ये साउथ में आपका श्रीलंका है, ठीक है। अब देखो ये जो सारा का सारा व्हाइट आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारे सिन्हेला पीपल रहते हैं, सारे के सारे सिन्हेलाज हैं, ठीक है। देन ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला, ये सारे के सारे श्रीलंकन तमिल्स हैं वहाँ पे, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। देन उसके बाद जो ये वाला आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इतना एरिया, ये वाले, ये इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, आपके इंडियन तमिल्स रह रहे हैं। और ये आपको जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, क्रिश्चियन लोग भी वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सिन्हेलाज प्लस तमिल्स प्लस क्रिश्चियंस, ठीक है। अब हम इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। 74% वहां पे कौन थे, सिन्हेलाज थे, ठीक है। 18% कौन है, तमिल्स हैं। अब ये तमिल्स भी वहां पे 2 टाइप के थे, एक तो थे श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, दूसरे थे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स जो इंडिया से, अब इस साइड इंडिया, जो इंडिया से यहाँ पर आए थे, चाहे टी प्लांटेशन के लिए आए थे, किसी भी टाइप से यहाँ पे जाके बस गए वो लोग, तो उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। वो वहाँ पे 5% है, ठीक है। जो श्रीलंका के खुद के तमिल्स हैं वो 13% है। टोटल 13 और 5 कितने हो गए, 18, ठीक है। देन उसके बाद 7% वहाँ पे कौन रह रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन बनी हुई है। देन अब यहाँ पे देखो क्या है, जो श्रीलंका है, ठीक है। अब देखो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है वो कब मिली थी, 1947 में मिली है, ठीक है। तो इसी से आपको इजी रहेगा याद रखना कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली है, 1948 में, राइट, 1 ईयर के बाद, ठीक है। देन इसके बाद स्टेप टेकन में देखो क्या है कि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आई, क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर तक लग गई, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है बेल्जियम के अंदर। तो इन्होंने बताया कि जो 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया, जो एक्ट पास किया गया ना, क्योंकि सिन्हेला देखो मेजोरिटी में है वहां पे, तो सिन्हेलाज ने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज ही सिन्हेला को बना दिया कि सारे के सारे जितने भी सरकारी काम होंगे वो सारे सिन्हेला लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, फेवर कर रही थी सिन्हेलाज को। यूनिवर्सिटीज में जितनी भी पोजीशंस थी, ठीक है, या जितनी भी जॉब्स थी, सभी की सभी जो जॉब्स हैं वो सिन्हेला पीपल्स को दे दी जाती थी। फिर जो सिन्हेलाज पीपल थे ना, वो क्या है, बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट करते थे, बुद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने बुद्ध धर्म को दूसरों के ऊपर भी क्या है, मतलब डालते थे, कि फोर्सफुली कहते थे कि तुम बुद्ध धर्म को मानो। कौन, जो सिन्हेलाज हैं वो लंकन, ये जो श्रीलंकन तमिल्स है या इंडियन तमिल्स है या क्रिश्चियन है, उनके ऊपर क्या करते थे, ये कहते थे कि आप बुद्ध धर्म को जो है अडॉप्ट करो। तो देखो इस वजह से क्या होता है कि उन पे जबरदस्ती जो है क्या है, बुद्ध धर्म को डाला जा रहा है। दूसरा ये है कि सारी की सारी जॉब्स के ऊपर जो है सिन्हेलाज को लिया जा रहा है, सारी की सारी जॉब सिन्हेलाज के लिए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो वहाँ पे सिन्हेलाज हो चुकी है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वहाँ पे क्या लग जाती है, सिविल वॉर लग जाती है। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, कंट्री के अंदर ही वॉर लगना, मतलब आपस में ही ये कल्चर्स के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं, ठीक है। जो सिविल वॉर है वो स्टार्टेड होती है 1983 के अंदर, ठीक है, और खत्म होती है वो 2009 में, ठीक है। 2009 के अंदर खत्म होती है और 1983 में स्टार्ट होती है। देन इसके बाद जो है इम्पैक्ट, देखो अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब वो जो है मतलब लैंग्वेज जो है सिन्हेलाज को ऑफिशियल बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो तमिल्स होते हैं और जो क्रिश्चियन थे वहाँ पे, वो क्या है, फीलिंग एलाइनेशन, मतलब उनको अकेला फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हमें पूछते ही नहीं है ये, ठीक है। सिन्हेला लीडर्स थे जो, वो भी सेंसिटिव नहीं थे दूसरे लैंग्वेज और जो दूसरे कल्चर के क्रिश्चियन और जो तमिल्स वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। कौन, सिन्हेलाज लीडर्स। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी डिनाई करती थी इक्वल पोलिटिकल राइट्स को, कि उनको इक्वल पोलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है, किनको, आपके ये जो तमिल्स थे और क्रिश्चियन थे उनको, और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनको जॉब्स भी नहीं दी जाती थी और उनको इग्नोर भी किया जाता था उनके इंटरेस्ट को। अगर वो अपने इंटरेस्ट के
अकॉर्डिंग भी कोई बात सरकार के सामने रखते थे तो उसको भी क्या है इग्नोर कर देती थी सरकार वहां की, ठीक है, जो सिन्हालाज थे। देन उसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, जो तमिल्स थे वहां के रहने वाले, उनका रिएक्शन तो फिर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अक चुके हैं। सिन्हालाज को सारी की सारी फैसिलिटीज है और श्रीलंकन तमिल्स को कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिली हुई है, तो वो अपना रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, वो लॉन्च कर देते हैं एक स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है डिमांड फॉर अटोनमी। अटोनमी का मतलब क्या होता है, अपना शासन खुद चलाना, कि आप हमें अथॉरिटी दे दो, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, हमें अटोनमी दो आप। देन उसके बाद है सेपरेट कंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको 1 मार्कर आ जाता है कि जो ये आपके श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कौन से पार्ट की डिमांड की थी। वो कह रहे थे हमको श्रीलंका के अंदर से एक पार्ट डिवाइड कर दो, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। अब देखो नॉर्दर्न ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ईस्टर्न ये वाला साइड हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है हमें ये वाला जो पार्ट है इधर का डिवाइड करके दे दो, हम अपना अलग से कंट्री बना के रहना चाहते हैं, उसमें अपनी ऑटोनॉमी खुद चलाना चाहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको सिविल वॉर जो है वहां पे क्या है स्टार्टेड हो जाती है, और स्टार्ट होने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा सेटबैक, मतलब बहुत पीछे चला जाता है श्रीलंका, जो है पिछड़ा हुआ हो जाता है, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां की इकोनॉमिक लाइफ जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है वहां पे, ठीक है, मारपीट होती है, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, ठीक है, बैकवर्ड हो जाता है ये आपका श्रीलंका है। देन उसके बाद है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हमने दोनों कंट्रीज का पढ़ लिया, ठीक है, कि एक में पावर शेयर होगी है बेल्जियम में, श्रीलंका में नहीं हुई है, श्रीलंका में पावर शेयर ना होने के कारण सिविल वॉर लग गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना होगा, मोरल, ठीक है, और इसका प्रूडेंशियल। मोरल क्या है, अगर आप पावर शेयरिंग करोगे, ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पावर शेयर तो करनी ही पड़ेगी डेमोक्रेसी अगर है आपकी कंट्री में। तो इससे क्या है, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, जो स्पिरिट है मतलब डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, वो किस चीज को बोला जाता है, वो पावर शेयरिंग को ही बोला जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में आपको पावर शेयर करनी ही पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब क्या है, अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो इससे क्या है कि जो आपके वो एथनिक ग्रुप वहां पे बने हुए हैं उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेल्जियम ने देखो क्या किया, डच और फ्रेंच दोनों को इक्वल वहां पे अपॉर्चुनिटीज दे दी, ठीक है, दोनों को इक्वल सीट्स मिल गई थी वहां पे, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है। बट अब ये जो है आपका श्रीलंका है, वहां पे उन्होंने इक्वालिटी नहीं दिखाई, उन्होंने जस्ट सिन्हालास को ऊपर रखा है, ठीक है, जिसके कारण वहां पे सिविल वॉर लग गई है। तो आपका जो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल निकलेगा, वो प्रूडेंशियल में आप क्या लिखोगे कि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो क्या है, उससे जो है अदर अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग हैं या अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको ही पावर के अंदर पावर शेयर करने का मौका मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर में से, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, फॉर्म्स लिखनी है आपने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम डिफरेंट ऑर्गन के अंदर भी पावर को शेयर करते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आता है, वर्टिकल हम इस चीज को बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर आप क्या लिखोगे, ईच ऑर्गन चेक द अदर, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करता रहता है, चेक आउट करता रहता है। सबके पास इक्वल की पावर है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि ज्यादा पावर है दूसरों के ऊपर रोब झाड़ेगा कोई, ऐसा नहीं होता, इक्वल पावर होती है और एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, चेकआउट करते रहते हैं। मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, इससे क्या है, जो पावर जो है उसका बैलेंस बना रहता है, मेंटेन रहती है जो पावर है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आ जाता है, अब हॉरिजॉन्टल के अंदर आप क्या लिखोगे, ठीक है, इसमें आप लिखोगे, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल के अंदर लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेटिव है वो क्या काम करती है, वो लॉ मेकिंग, कानून बनाती है, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो इन्होंने लॉ बनाया उसको फॉलो करवाती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशरी, अगर इन लॉ को कोई फॉलो नहीं करता तो जुडिशरी उसको क्या करती है, पनिशमेंट भी देती है। तो तीनों ही एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और तीनों को ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर चेकआउट करने का मौका मिलता रहता है, और तीनों ही क्या है, मतलब कि बराबर की पावर शेयर कर रही है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। देन उसके बाद हम वर्टिकल भी पढ़ेंगे, पावर कैन बी शेयर्ड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल में भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं, इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल है आपका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। वर्टिकल में आपका आ जाएगा सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये जो आपकी, अब इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका एग्जाम्पल है। जैसे इंडिया के अंदर भी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट भी देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। देखो ये इस तरीके से आ रही है वर्टिकल,
ठीक है। और ये जो है आपकी किस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। देन पावर को हम अदर वे में भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप है, उनके अंदर से कोई एक लीडर खड़ा हो गया, ठीक है, वो जीत गया और सारे की सारी उस रिलीजियस ग्रुप के पास पावर आ गई। ऐसे लिंग्विस्टिक ग्रुप भी होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने एक मेंबर को खड़ा कर दिया, वो जीत गया। और इस तरीके से लिंग्विस्टिक ग्रुप भी बने हुए होते हैं कंट्री के अंदर, जिनकी वजह से क्या है, वो पावर को शेयर कर लेते हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर क्या है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी क्या है, एक अलग से मतलब कि गवर्नमेंट बना रखी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिनके पास क्या है, अलग से अपनी पावर थी, ठीक है। देन इसके बाद आपको आ जाएगा 4th नंबर पे पावर शेयरिंग जो है अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो सी इन द पोलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप। आप देखते हो कि पावर शेयर की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पोलिटिकल ग्रुप्स भी बने हुए होते हैं। जैसे कि एक पोलिटिकल पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो वो दूसरी पार्टी के साथ कोलिजन कर लेती है, अलायंस कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, फिर वो पावर के अंदर आ जाते हैं। जैसे बीजेपी है, बीजेपी को अगर ज़्यादा सीट्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है, वो नियर बाय है जीतने के, ठीक है, तो वो किसी अदर पार्टी के साथ क्या करेगी, उनके साथ हैंडशेक कर लेगी, अलायंस कर लेगी। अलायंस भी बोलेंगे इसको, कोलिजन गवर्नमेंट भी बोलेंगे, अगले चैप्टर में डिटेल में आएगा आपको, ठीक है। कोलिजन कर लेते हैं वो दूसरे किसी अदर पार्टी के साथ, और फिर वो पावर के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से ये होगी आपकी 4th टाइप की पावर शेयरिंग, ठीक है। 4 टाइप की आप इसमें लिखोगे, एक हॉरिजॉन्टल आएगी, एक वर्टिकल आएगी, सॉरी देन उसके बाद सोशल ग्रुप्स की आएगी, देन उसके बाद आपकी आ जाएगी ये पॉलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और ये जो है आपको अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक बार आपको दोबारा से जो है चैप्टर स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसके, ठीक है, क्योंकि आपको हेल्प करेंगे आपके नोट्स बनाने में। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपको अगला चैप्टर भी चाहिए, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको चाहिए प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए कि ये वाला चैप्टर हमें चाहिए और इसके नोट्स चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।